आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज चुके थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रहे थे। सड़क में लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी। बस एक खंबे ही छोटी पर बल्ब चल रहे थे, जिससे आसपास में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतजार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल पर ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी तो जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर ही रहता है। मैं बहुत बार उसी से तो घर भी जाता हूँ। आखिर वो बस घर तक भी तो जाती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ये बस इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर बस नहीं आएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं। कोई भी साधन नहीं दिख रहा। मैं वापस हॉस्टल भी तो नहीं जा सकता। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ना ही घर जा सकता हूँ। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा अगर नहीं आया तो। ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैंने अपना सामान उठाया और सड़क के बीच आ गया। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस रोकने के लिए इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। बस में एक भी सवारी नहीं थी और ना ही कोई कंडक्टर था, जबकि आमतौर पर कंडक्टर भी होता है। बस पूरी तरह से खाली थी। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सीपने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटों में पहुंचा जा सकता था। मैंने अपना बैग अगले सीट पर रख और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। बस तेजी से चली जा रही थी। थकान और ज़्यादा रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई और एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। ये घड़ी बिगड़ गई क्या? क्या सचमुच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक बस गांव क्यों नहीं पहुंची? हाथ से घड़ी निकाल कर साफ किया और हिलाया डुलाया। ये घड़ी सच में बिगड़ तो नहीं गई। फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांक कर देखा। बाहर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रहे थे। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? ऐसा कोई रास्ता तो मेरे गांव तक जाता ही नहीं है। ये कैसी जगह है? मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया, ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको। कौन से रास्ते से आप मुझे ले जा रहे हो? अभी रामपुर नहीं आया क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। इस बार मैं और भी ज़ोर से चिल्लाया, अरे भैया गाड़ी रोको, मुझे रामपुर जाना है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? गाड़ी रोको। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया। वो ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, ड्राइवर भैया गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हैं हम? और ड्राइवर ने जब पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, उसकी बड़ी बड़ी खून की तरह लाल आंखें, बाल बिखरे हुए और खड़े खड़े उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम्हें नहीं पता ये रात 11 बजे वाली आखिरी बस है? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? और ज़ोर ज़ोर से हाँ हाँ करके हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन
मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मेरे मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तू उस पहाड़ी रास्ते पर कैसे पहुंच गया? तुझे कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ कैसे आया? क्या तुम्हारे दोस्त भी साथ थे? वो तो अच्छा हुआ कि वो चरवाहा सुबह सुबह तुम्हें पहचान गया और घर आकर हमें खबर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने पापा को सारी बातें बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाले उसी आखिरी बस से रात को 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा था और फिर बस ड्राइवर ने रात भर बस इधर उधर जंगल, गाड़ी, पहाड़ यहीं सब पर चलाया। उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। फिर एक पहाड़ी से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखा और फिर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा ठीक है, वरना पता नहीं क्या होता। कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाया और पूछा, बेटा अब तबीयत कैसी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा को देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक हूँ। बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने 11 तारीख को वो आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गई थी जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर उसी आखिरी बस का लाश था और वो बस भूतिया बस हो चुकी है और हर महीने की 11 तारीख को उस सड़क पर रात को 11 बजे चलती है और जो कोई भी उस बस में बैठता है वो उसे लेकर खाई में गिराकर मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर बड़े ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था। आज उसे काम से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। ऊपर से ठंडी का मौसम, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे कि इस रास्ते पर आत्माओं का वास है। मगर मनोहर ने कभी ऐसा नहीं माना। वो कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। उसका तो ये मानना था कि अगर वो मुर्दे हमें डरा सकते हैं तो हम जिंदा होकर उन्हें क्यों नहीं डरा सकते। मगर आज इतनी रात गए इतने सुनसान रास्ते पर ठंडी और कोहरे के बीचों बीच उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। अब ऐसा भूत प्रेत की वजह से था या चोर उचक्कों की वजह से, ये वो नहीं जानता, मगर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। वो धीरे धीरे और कभी तेज तेज आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनोहर का दिल एकदम से धक सा हो गया। वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, मगर वो देख नहीं पा रहा था। उसे कहा गया था कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे मुड़कर ना देखे। मनोहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, मुझे घर लेकर नहीं जाएगा? दिल दहला देने वाली और इतनी कर्कश आवाज सुनकर मनोहर समझ गया कि यह आवाज किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। उसने एकदम से पीछे पलटा तो देखा एक करीब 7 फीट लंबा आदमी, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना और उसके माथे पर 2 सींग थे। वो मनोहर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी मनोहर ने अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस रात उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मगर वो डरा हुआ था। उसने जैसे तैसे वो रात कटाई। रात भर उसे उसी आदमी के सपने आते रहे, मगर वो सब क्या था? मनोहर ने अगली सुबह अपने
काम के दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न बहुत ही खतरनाक है और लोगों को मार डालता है, लेकिन ज़्यादातर वो औरतों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए वो बच गया, वरना शायद मनोहर जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कोहरा, अंधेरा और खामोशी, इन 3 चीजों को चीरती हुई हमारी कार हाईवे पर आगे बढ़े जा रही थी। रात का वक्त था और कार में हम 3 लोग मौजूद थे, मैं, विराट और रोहित। दरअसल उस रात हम तीनों बेंगलोर में एक शादी अटेंड करके मैसूर यानी अपने शहर वापस लौट रहे थे। रोहित गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठा हुआ था। विराट पीछे वाली सीट पर लंबा होकर सो चुका था। उस वक्त ठंड बहुत ज्यादा थी, ऐसा कि गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मगर मैं कांप रहा था। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, बीच बीच में बस एक आध ट्रकें ही नजर आ रही थीं। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी गाड़ी एक झटके में ही एकदम से बंद पड़ गई। गाड़ी को ऐसे बंद होता देख मैंने रोहित से कहा, अबे कैसे गाड़ी चला रहा है तू? तो रोहित बोला, अबे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकराकर गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। इतना बोलते हुए रोहित ने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दोबारा चाबी घुमाया। पहली बार में तो नहीं, मगर 2-3 बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। चूंकि रोहित काफी देर से ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अब गाड़ी को मैसूर तक ले जाने का सारा दारोमदार मुझ पर था। जिसके बाद रोहित और मैंने सीट बदल ली और वापस से आगे बढ़ने लगे। मेरी आदत थी, जब भी मैं गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ता था सबसे पहले पेट्रोल चेक करता था। तो मैंने जब फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि गाड़ी में काफी कम पेट्रोल बचा था। जिस पर मैंने रोहित से कहा, यार ये पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? अभी निकलते वक्त ही तो पेट्रोल डलवाया था ना हमने। इस पर रोहित बोला, यार वो मेरी कार का माइलेज खराब हो गया है, पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म होता है, चल आगे किसी पेट्रोल पंप से डलवा लेंगे। और रोहित से इतना सुनकर मैं गाड़ी चलाने लगा। अब तक रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर भी थोड़ी देर पहले तक जो इक्का दुक्का ट्रकें नजर आ रही थी, अब वो भी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले रंग की एक बड़ी सी चादर को लेकर पूरे माहौल को ढक दिया हो। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर हाईवे के एक किनारे लगे बोर्ड पर गई, जिसके एक तरफ लिखा था मैसूर 60 किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा था मैसूर 35 किलोमीटर। तभी मेरे बगल के सीट पर बैठे रोहित ने मुझसे कहा, सुन, ये जो 35 किलोमीटर वाला रास्ता है ना, वो ले ले, वहां से शॉर्टकट है और गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे भी रोहित की ये बात ठीक लगी, जिस वजह से मैंने कार को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही जंगलों से घिरा हुआ भी था। उस रास्ते पर हमारे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रास्ते का ऐसा माहौल था कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो शायद उसकी भी आवाज पूरे फिजा में गूंज जाए। उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया सिर्फ कार की हेडलाइट ही थी। अभी हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था, जिस पर मैंने रोहित से कहा, लो हो गया लफड़ा, अब धक्का लगाओ तुम लोग।
मेरी बात सुनकर रोहित ने पीछे सो रहे विराट को जगाया। विराट को सारी बात बताई और वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर धक्का लगाने लगे। चूंकि हम इस रास्ते पर पहली बार आ रहे थे, इसलिए हमें इस रास्ते के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। किधर पेट्रोल पंप है और किधर ढाबा, हमें कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ हमारे लिए एकदम नया था और अनजान था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर रोड के बीचों बीच खड़े एक बरगद के पेड़ पर गई। उस पेड़ को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो पेड़ एकदम रोड के बीचों बीच था। उस पेड़ के नीचे चौपाल बनी हुई थी जहां कुछ रखा हुआ था, मगर क्या इतनी दूर से साफ साफ दिख नहीं रहा था। हॉर्न बजाकर मैंने रोहित और विराट को बुलाना चाहा, मगर हॉर्न बजाने के बावजूद भी उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। उन दोनों को देखने के लिए मैं गाड़ी के बैक वाइंड शील्ड की तरफ मुड़ा, मगर गाड़ी के पीछे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? अगर वो दोनों पीछे हैं ही नहीं तो गाड़ी को धक्का कौन दे रहा है? मैंने ब्रेक मारकर तुरंत गाड़ी रोका और गाड़ी से उतरकर जल्दी से पीछे की तरफ गया तो सच में पीछे कोई नहीं था। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। आखिर दोनों लड़के गए तो गए कहां? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिवाय उन दोनों को फोन करने के उस वक्त मुझे कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं कार से अपना मोबाइल निकालने के लिए सामने की तरफ गया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि विराट और रोहित दोनों कार में ही थे। उन दोनों को कार में अचानक देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। तभी मैंने खुद को संभालते हुए उनसे पूछा, कहाँ थे तुम लोग? तो रोहित बोला, हम लोग तो यहीं पर थे हमेशा से। इस पर मैंने कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, सामने देखो, वो पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा है, आगे कैसे जाएंगे हम लोग? तो इस पर विराट बोला, उस पेड़ के बगल से एक रास्ता जाता है, उधर चल। विराट के ये कहने का लहजा कुछ अजीब सा था, जैसे वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? विराट भी तो मेरी ही तरह पहली बार इस रास्ते पर आया है। खैर, तभी मैंने कहा, मेरे साथ कोई एक जन चलो पीछे धक्का लगाने। मेरी इस बात पर रोहित तैयार हो गया और हम दोनों पीछे जाकर गाड़ी को धक्का लगाने लगे। गाड़ी को धक्का लगाते लगाते अब हम लोग उस बरगद के पेड़ के एकदम पास पहुंच चुके थे। तभी कार के अंदर बैठे विराट ने गाड़ी को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। इसी दौरान जब मैंने उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि उस पेड़ के नीचे बने चौपाल पर बहुत से देवी देवताओं की फोटो वगैरह रखी हुई है। खैर, हम लोग कार को धक्का देते रहे। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही मुझे अपने आसपास कुछ टूटे फूटे घर नजर आने लगे। उन घरों की हालत देखकर ये तो पक्का था कि उनमें कोई रहता नहीं होगा। कार को धक्का लगाते लगाते अब मैं काफी थक चुका था, मगर रोहित वो अभी भी उसी तरह से बिना किसी भाव के धक्का लगाए जा रहा था, जैसे उसे थकान ही नहीं हो रही हो, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगी। आखिर रोहित जैसे दुबले पतले लड़के में इतनी शक्ति कहां से आ गई? जिस पर मैंने रोहित से कहा, क्या बे रोहित, क्या खाकर निकला था शादी से? इतनी ताकत कब से आ गई? थकावट नहीं हो रही? मेरी बात सुनकर रोहित बोला, मुझे तुम लोगों की तरह थकावट नहीं होती। रोहित के ये बोलने का तरीका और आवाज दोनों ही बहुत बदले बदले से थे।
क्योंकि जहां तक मैं रोहित को जानता हूं उसकी आवाज इतनी मोटी नहीं है। मगर फिर मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से उसका गला बैठ गया होगा। ये सोचकर मैं बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी को धक्का देता रहा। अभी मैं धक्का लगा ही रहा था कि तभी मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रखा मेरा फोन ज्यादा झुकने की वजह से जमीन पर गिर गया। अपना फोन उठाने के लिए मैं जैसे ही नीचे झुका तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने जो रोहित कार को धक्का लगा रहा था उसके दोनों पैर पीछे की तरफ थे, यानी उल्टे थे। थोड़ी देर पहले तक जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, रोहित के उल्टे पैर देखकर धीरे धीरे सब समझ आने लगी थी। जैसे तैसे मैं उठकर सीधा खड़ा हुआ तो रोहित का चेहरा देखकर उस सर्द की रात में भी मेरे पसीने छूट गए। रोहित का चेहरा एकदम बदल चुका था। वो रोहित नहीं बल्कि कोई और था। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागने के लिए पीछे मुड़ा तो ठीक मेरे पीछे विराट खड़ा था। उसका भी चेहरा मेरी आंखों के सामने ही पूरा बदल गया। मैं समझ गया कि ये दोनों रोहित और विराट नहीं है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, वहां से भागकर सीधे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां चौपाल पर भगवान की काफी सारी तस्वीरें रखी हुई थी। मैं उस चौपाल पर चढ़कर बैठ गया और पूरी रात वहीं कटा दी। अगली सुबह जब मैं उस रास्ते से निकलकर हाईवे की तरफ जा रहा था, तभी मुझे रोड पर रोहित और विराट बेहोशी की हालत में मिले। मैंने उन्हें होश में लाया, मगर उन्हें कल रात की कोई बात याद ही नहीं थी। बाद में हमें कहीं से पता चला कि वो रास्ता हॉन्टेड है और इसलिए उस रास्ते के अगल बगल जो घर थे वहां के लोग भाग गए और जाते वक्त उन्होंने ही उस बरगद के पेड़ पर भगवान की तस्वीरें रख दी थीं। और शायद यही कारण है कि उस बरगद के पेड़ को काटा नहीं गया, ताकि वो रास्ता कभी चालू ही ना हो पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।